Good morning, a very good morning to all of you. ऑडियो क्लियर है, एक बार कंफर्म कर देना अगर आपको ऑडियो क्लियर है तो। ऑडियो क्लियर आ रहा है आप लोगों को? ओके ओके, ठीक है। देखो, लास्ट हमने बेसिकली कुछ बेसिक पार्ट डिस्कस किया था डायनामिक्स से रिलेटेड। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, हम डायनामिक्स की बात करते हैं तो डायनामिक्स में दो पार्ट डिस्कस करने में, काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स। काइनेमैटिक्स वाले पार्ट में हम सब डिस्कस करेंगे मोशन रिलेटेड पैरामीटर्स, लाइक पोजीशन हो गया आपका। मोशन के बाद, मोशन की बात करते हो तो हमेशा चेंज ऑफ पोजीशन की हम बात करते हैं, तो पोजीशन हो गया। क्योंकि पोजीशन ही जब तक आपको क्लियर नहीं हुआ तब तक आप मोशन को डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन, दीज ऑल आर मोशन रिलेटेड पैरामीटर्स। यहाँ पे सिर्फ मोशन की बात हो रही है काइनेमेटिक्स के अंदर। बट जब आप काइनेटिक्स की बात करते हो तो हम फोर्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं एनालिसिस वाले पार्ट में। ठीक है, ये बेसिक बात होती है। बट जब हम काइनेमेटिक्स का ही डिस्कस करेंगे तो दो तरीके से डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक हम डिस्कस करते हैं पार्टिकल के लिए और एक हम डिस्कस करते हैं रिजिड बॉडी के लिए। ठीक है, ये चीज। तो पार्टिकल वाला चीज आपको पता होना चाहिए कि देखो, जब पार्टिकल की बात करते हो तो हम डायमेंशंस को कंसीडर नहीं कर रहे। डायमेंशंस को कंसीडर नहीं कर रहे, इट मीन्स कि उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है हमारे एनालिसिस में। ऐसा नहीं है कि डायमेंशंस नहीं है, कि डायमेंशंस बहुत नेग्लिजिबल है, ऐसा नहीं है। डायमेंशंस को हम इग्नोर कर रहे हैं बेसिकली अपने एनालिसिस में। ठीक है, क्यों? बिकॉज उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। एंड डायमेंशंस का कब इफेक्ट पड़ेगा? जब आप रोटेशन कंसीडर करते हो। अगर आप सिर्फ ट्रांसलेशन की बात करते हो तो ट्रांसलेशन के केस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा डायमेंशन का, तो आप बॉडी को एज अ पार्टिकल ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, तो इफ देयर इज नो रोटेशन देन वी कैन कंसीडर द बॉडी एज अ पार्टिकल। ये चीज हमेशा याद रखनी है। ठीक है, तो हाँ, जब रोटेशन इन्वॉल्व होगा तो ऑब्वियसली रिजिड बॉडी आप कंसीडर करोगे। एंड ऑब्वियसली किसी पॉइंट का आप रोटेशन डिफाइन नहीं कर पाओगे कभी। ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हमने कुछ बेसिक इक्वेशंस लिखी थी। जैसे लेट सपोज मैं वेलोसिटी के लिए लिखता हूँ dx/dt, है ना, ये चीज। एक्सेलरेशन dv/dt एंड इस एक्सेलरेशन dv/dt को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो, dv/dx, dx का मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने जस्ट। तो आपको पता है कि ये जो dx/dt है इट इज व्हाट, वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन dv dx हो गया और ये v बन के आ गया। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा a dx और ये v dv। तो ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। तो आपको हमेशा ना ये तीन इक्वेशन, फंडामेंटल इक्वेशंस हमेशा याद रखनी है। ठीक है, ये फंडामेंटल इक्वेशंस हमेशा आपको याद रखनी है क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करेगा। तो ये तीन फंडामेंटल इक्वेशंस है जो आप हमेशा याद रखोगे। ठीक है, दिस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ये सब चीजें, ये तो फंडामेंटल है जो हर कंडीशंस में एप्लीकेबल है। बट कुछ क्या होंगी जो कुछ दूसरी लिमिटेड कंडीशंस में एप्लीकेबल होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने ये लिखा था कि v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, है ना। u प्लस ए टी हो गया आपका, s इक्वल्स टू हो गया u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। एंड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तो वो इक्वेशंस हैं जो एप्लीकेबल कब हो रही है, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, ये सब तो ये तभी एप्लीकेबल होंगी इक्वेशंस। बट ये जो हमने 1 2 3 इधर लिखा है लेफ्ट साइड में, बेसिकली ये कब एप्लीकेबल है? ये जनरल इक्वेशन है, आप इसको किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये चीज। तो लास्ट हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की हम बात कर रहे थे, प्रोजेक्टाइल मोशन से स्टार्ट करना है ना। कर्वीलिनियर हमने, देखो ट्रांसलेशन के दो पार्ट है, एक रेक्टिलिनियर हो गया और एक कर्वीलिनियर हो गया। जब ट्रांसलेशन की बात करते हो दो पार्ट्स है, एक रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर। कर्वीलिनियर और रेक्टिलिनियर में डिफरेंस क्या है? जब आप रेक्टिलिनियर की बात करते हो तो स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन।
बट कर्वी लीनियर में क्या हो रहा है कि आप एक कर्व पाथ के अलोंग पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है, एक कर्व पाथ के अलोंग हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसको कर्वी लीनियर बोल दिया। ठीक है। एंड स्ट्रेट लाइन होगा तो ऑब्वियसली वो रेक्टिलिनियर पार्ट। तो ट्रांसलेशन के दो पार्ट होते हैं, हमेशा याद रखना है, रेक्टिलिनियर एंड कर्वी लीनियर। कर्वी लीनियर में हम जो केस डिस्कस कर रहे हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, देखो तो लेट सपोज यहाँ से कुछ आपने बॉल थ्रो करी है। ठीक है, इधर की तरफ जा रहा है लेट सपोज। ठीक है, तो ये v वेलोसिटी आपको गिवन है कि लेट्स सपोज v वेलोसिटी से आपने थ्रो किया था, ऑब्वियसली आपको पता है इसका जो ट्रेजेक्टरी बनेगा कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप ये बता सकते हो कि एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, वेरिएबल है, क्या होगा? एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा? यहाँ पे बताओ, फटाफट बताओ। कांस्टेंट और वेरिएबल? कांस्टेंट। हाँ, कांस्टेंट, बट कौन से डायरेक्शन में? यहाँ पे दो डायरेक्शन, ये एक प्लेन में मोशन हो रहा है। देखो रेक्टिलिनियर तो एक लाइन में हो रहा था, वहां तो कोई प्लेन का मतलब नहीं है, ये प्लेन में हो रहा है। लेट्स सपोज वर्टिकल प्लेन में हो रहा है, तो एक्स एंड वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन की बात करूँ तो कैसे, किस डायरेक्शन में आप बात करोगे? हाँ, डाउन। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो रहा है फिर? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो। यस, करेक्ट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इज जीरो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कौन सा? जी है। ऑब्वियसली बिकॉज मास ही एक, जब वो आपने थ्रो किया उसको बॉल को, तो ड्यूरिंग इट्स मोशन उसमें नेट फोर्स लग क्या रहा है? वेट ही तो लग रहा है। ऑब्वियसली अगर वेट लग रहा है तो जी एक्सेलरेशन के साथ वो नीचे आएगा। सिंपल। ठीक है, तो इसको ना हम दो तरीके से इसको हम अलग अलग मोशंस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं, इसको दो अलग अलग पार्ट में हम डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज मोशन इन एक्स डायरेक्शन और मोशन इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, इस तरीके से। अब आप देखो, मोशन इन एक्स डायरेक्शन आपने क्या बोला? एक्सेलरेशन इज जीरो बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है बॉडी के ऊपर, इट मींस जब नेट फोर्सेस नहीं है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन इज जीरो। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि एक्सेलरेशन इज जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो है बोलने का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। वाई डायरेक्शन में क्या है एक्सेलरेशन का वैल्यू? लेट सपोज इसको ए एक्स लिख लिया हमने और इसको लिखा ए वाई। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम इसको जी लिखेंगे माइनस जी लिखेंगे? ये है आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हम इसको बोलने वाले हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हाँ, यस एग्जैक्टली, माइनस के साथ। संज्ञा एक्चुअली अपना माइक को ना म्यूट कर दो, यस सर। एक्चुअली साउंड आ रहा है वहां से पीछे से। ठीक है, ओके। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप देखते हो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है? कोई नेट फोर्सेस प्रेजेंट नहीं है, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो बोलने का मतलब यूनिफॉर्म मोशन।
वाई डायरेक्शन में एक का एक्सेलरेशन लग रहा है जी, बिकॉज नेट फोर्स का लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में उसका वेट, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए हमने जी बोला। अगर कोई और फोर्स लग रहा होता तो रिजल्टिंग वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट होती है फिर। ठीक है, ये चीज। तो आप बॉल को ड्यूरिंग इट्स मोशन ऑब्जर्व करो यार, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन जीरो, वर्टिकल में हाँ एक फोर्स है जो कि उसका वेट है, तो जी के साथ वो एक्सेलरेट करेगा, ये चीज। ठीक है, अब देखो ये वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी के ऑब्वियसली दो कंपोनेंट्स होने वाले हैं। ठीक है, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में। इसको हम लिखेंगे वी वाई और इसको हम बोल देते हैं वी एक्स। ठीक है, करेक्ट। देखो जब आप वी एक्स की बात करोगे, वी एक्स विल बी व्हाट, वी, अच्छा इसको वी नॉट लिख लेते हैं, इनिशियली जो वेलोसिटी वी नॉट कॉस, लेट सपोज अल्फा एंगल आपको दे रखा है प्रोजेक्शन का अल्फा, तो वी नॉट कॉस अल्फा, करेक्ट, वी नॉट कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें वी वाई की, वी वाई की तो ये हो जाएगा वी नॉट साइन अल्फा, सिंपल। ठीक है, अल्फा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जो जिस एंगल से आपने उसको प्रोजेक्ट किया। ठीक है, ये चीज। अब बात आ जाती है किसकी, डिस्टेंस की। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, एक्स इक्वल्स टू ये जितना वेलोसिटी है इनटू टाइम। ठीक है, क्योंकि अच्छा ये कैसे लिखा मैंने, बिकॉज आपको याद होगा यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्टेंस, जो भी डिस्प्लेसमेंट है, इट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम ना, सिंपल। तो वी नॉट कॉस अल्फा इनटू टाइम, जो भी टाइम होगा ड्यूरिंग द जर्नी वो टाइम से मल्टीप्लाई करेगा डायरेक्ट। बट वाई डायरेक्शन के लिए केस में हम क्या लिखेंगे, देखो वाई डायरेक्शन के केस में आपका क्या हो जाएगा, इनिशियली जो वेलोसिटी है, इनिशियली वेलोसिटी विल बी व्हाट, वी नॉट साइन अल्फा। ठीक है, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी हो गया इनटू टाइम, इनटू टाइम। वी नॉट साइन अल्फा इनटू टाइम माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये कहां से लगा, देखो आप ये चीज ऑब्जर्व करो कि आपको ये चीज ऑब्जर्व करनी है, देखो कि मोशन इन वाई डायरेक्शन क्या है, मोशन इन वाई डायरेक्शन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू है कांस्टेंट। तो हम यही इक्वेशंस तो यूज करेंगे हमेशा, ये जो इक्वेशंस आप पढ़ते हो पहले से भी, तो ये कब एप्लीकेबल है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, है ना। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप ये इक्वेशन यूज करोगे, तो कितना डिस्प्लेसमेंट, तो हमने ये सेकंड इक्वेशन यूज की है बेसिकली, ये सेकंड इक्वेशन हमने यूज की है। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन में देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में, वी नॉट साइन अल्फा, करेक्ट। जो वी वाई है इट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो मल्टीप्लाई कर दिया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ माइनस हाफ, माइनस लगाने का साइन पर्पस क्या है, बिकॉज जी इट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इस वजह से हमने उसको माइनस साइन लगाया। ठीक है, ये चीज। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है वर्टिकल डायरेक्शन में, और ये चीज आपके पास बन जाती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये चीज। ठीक है, ये। अब बात आती है इसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमारे पास है, तो हमने एक्सेलरेशन देख लिया एक्स एंड वाई डायरेक्शन में, वेलोसिटीज देख ली एक्स एंड वाई डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट्स हमने देख लिया कितना चेंज आएगा वो सब हमने देख लिया। नेक्स्ट आ जाता है टाइम के बारे में। देखो टाइम आप यहाँ से निकालना चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो, कि जो टाइम टी है इट इज इक्वल्स टू एक्स बाई वी कॉस अल्फा, वी नॉट कॉस अल्फा, वी नॉट कॉस अल्फा, टी इक्वल्स टू एक्स बाई वी नॉट कॉस अल्फा, ये आपका टाइम हो गया। अच्छा, टाइम ऑफ द एंटायर जर्नी, टोटल एंटायर जर्नी जो भी है उसके लिए टाइम लिखा हमने। ठीक है, ठीक है। तो बाकी आप वाई से के लिए वाई के एंड से भी निकालना चाहो वहां से भी निकाल सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। बट हाँ इक्वेशन देखो, हमें ना क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए हमारे पास रिलेशन सारे होने चाहिए, या रिलेशन आपको याद भी नहीं करनी है तो जस्ट एक मैथमेटिक्स है तो आप खुद लिख सकते हो ना रिलेशन। बस आपको जो ऑब्जर्व करना है वो ये चीज है कि मोशन इन एक्स डायरेक्शन क्या हो रहा है और मोशन इन वाई डायरेक्शन क्या हो रहा है, वो चीज ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या है, सिर्फ ये वाली चीज, ये यूनिफॉर्म मोशन, और वाई डायरेक्शन में क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये चीज ऑब्जर्व करने वाली चीज, ये बस आपको ये चीज ऑब्जर्व है, ये चीज आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो बस बाकी क्वेश्चन तो आप खुद लिख सकते हो, वो तो बहुत ही बेसिक चीज है। जो ऑब्जर्व करना है वो सिर्फ यही है कि मोशन एक्स डायरेक्शन में कैसे हो रहा है, वाई डायरेक्शन में कैसे हो रहा है। उसके बाद कोई भी पैरामीटर हमें पूछा जाएगा, हमें तो बस बेसिक फंडामेंटल इक्वेशंस यूज करनी है।
ठीक है, करेक्ट। लेट सपोज अब अच्छा एक इसमें एक काम करते हैं, ये जो y वाली चीज है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिख लेते हैं पूरा। जैसे y हमने लिखा था v नॉट साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो t का वैल्यू इसमें लेट सपोज पुट किया हमने v नॉट साइन अल्फा, ठीक है, t का वैल्यू हमने यहाँ से पुट किया, t का वैल्यू क्या लिखा है x बाई वी नॉट कॉस अल्फा, x बाई वी नॉट कॉस अल्फा माइनस हाफ जी इंटू टी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये चीज। तो अब देखोगे y इक्वल्स टू ये तो हो गया आपका टेन अल्फा इंटू एक्स, ठीक है, माइनस हाफ जी वी नॉट स्क्वायर नीचे ऊपर कॉस स्क्वायर लेके जाओगे तो बेसिकली सेक स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय ये वी नॉट स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आपके पास ये इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम इसको बोल देते हैं, दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब ये आपको लिखना है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो आप खुद लिख सकते हो अपने आप, ठीक है। बट हाँ इंपॉर्टेंट ये कि अगर कहीं रिक्वायरमेंट पड़ता है तो हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, अगर इन केस कहीं रिक्वायरमेंट पड़ता है, ठीक है, तो अपने आप हम इस चीज को लिख सकते हैं। तो बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी फाइनल रिजल्ट ऐसा ये इक्वेशन याद नहीं करना है, बस ये कि आपको एक बार प्रैक्टिस होना चाहिए कि हाँ कैसे कैसे हमें इसे इक्वेशन डेवलप करनी है, ठीक है, ये चीज। तो मैकेनिक्स में ऐसा कोई फॉर्मूले ज्यादा याद करने के लिए नहीं है, हाँ बस ये प्रोसीजर क्लियर होना चाहिए किस तरीके से हमें फाइनल रिजल्ट तक या जो फाइनल रिलेशन है वहां तक कैसे पहुंचा जाता है, ठीक है। ये तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए, जैसे मैक्सिमम हाइट क्या है, रेंज क्या है, ये सब चीज का कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। इन सब चीजों का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं मैक्सिमम हाइट वाला केस। अच्छा मैक्सिमम हाइट होगी तो कुछ सर्टेन पॉइंट्स आपको पहले से पता है, जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी कंपोनेंट विल बी जीरो, वेलोसिटी कंपोनेंट विल बी जीरो ना, करेक्ट है। वेलोसिटी कंपोनेंट जीरो, बट वेलोसिटी कंपोनेंट बोलना सफिशिएंट नहीं, कौन सी डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट जीरो, फॉर द मैक्सिमम हाइट द वेलोसिटी कंपोनेंट विल बी जीरो ना, बट कौन सी डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट जीरो होगा, ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। हम सीधे ये नहीं बोलेंगे वेलोसिटी इज जीरो, वेलोसिटी कंपोनेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज जीरो, है ना, ये चीज बिल्कुल बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीजें, वो बात ठीक है कि हम सीधा वेलोसिटी जीरो बोल देते हैं, बट ये चीज स्पेसिफिकली हमें मेंशन भी करना है कि वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो है, ठीक है। चलो तो इनिशियली देखो, अगर आप देखोगे इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन आप बोल सकते हो कि भाई इनिशियली यू वाई क्या है, वी नॉट साइन अल्फा, इनिशियल वेलोसिटी तो यही है। फाइनल वेलोसिटी की आप बात करो वी वाई, वो तो जीरो है क्योंकि आप मैक्सिमम हाइट की बात करो, करेक्ट, ठीक है। आपके पास रिलेशन क्या है, देखो रिलेशन कौन सा वाला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है, वो चीज। तो वी वाई ये तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस टू ए एस, है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है। अच्छा एस की जगह इसको y लिख लेते हैं क्योंकि हम वर्टिकल डायरेक्शन में लिख रहे हैं, तो y लिख लिया, ठीक है। अब इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं, तो वी वाई फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है वी नॉट साइन अल्फा का स्क्वायर, माइनस आ जाएगा बिकॉज g के साथ हम माइनस साइन यूज करें इनटू y, तो यहाँ से आप फाइनली y का वैल्यू जो कि हमारे पास मैक्सिमम हाइट है वो निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन अल्फा, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय टू जी, ठीक है, ये चीज। तो ये हमारे पास फाइनली रिजल्ट निकल के आता है इसका मैक्सिमम हाइट का, ठीक है। तो कई बार इसको ऐसे बोल देते हैं, y की जगह हम यूज ऐसा भी कर सकते हैं h मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट की हम बात करें तो दिस इज द h मैक्सिमम, ठीक है, दिस इज द h मैक्सिमम। तो वी नॉट साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय टू जी, ठीक है। वी नॉट क्या है, वी नॉट हमारा जिससे वो हमने उसको प्रोजेक्ट किया, जिस पर्टिकुलर वेलोसिटी से हमने उसको प्रोजेक्ट किया वो चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, वो वेलोसिटी है वी नॉट,
ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी वो वी नॉट बोले, यू बोले, एनीथिंग, कुछ भी बोले, है ना, कुछ नोटेशन कुछ भी हो सकता है, बस हाँ आपको पता है कि वी नॉट कौन सी वेलोसिटी, यू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। जनरली लोग यू लिख देते हैं, बट मैंने इसको वी नॉट के टर्म्स में ऐसे लिख दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये चीज हो गया। ठीक है, मैक्सिमम हाइट हो गया ये चीज। अच्छा, इसके बाद आ जाता है रेंज। ठीक है, इसके बाद अगर हम लिखना चाहें, लेट सपोज रेंज हम लिख लेते हैं, रेंज वाला पार्ट। ठीक है, रेंज कैसे लिखोगे? रेंज देखो क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल रेंज की जब भी बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे कितना बॉडी आगे मूव करा है, वो चीज आपका रेंज हो जाता है। तो रेंज के लिए हमारे पास तो फॉर्मूला भाई सिमिलर, ये t इक्वल्स टू एक्स बाई वी नॉट कॉस अल्फा। ठीक है, x इक्वल्स टू वी नॉट कॉस अल्फा t, इस तरीके से x इक्वल्स टू वी नॉट कॉस अल्फा t। बट टाइम का वैल्यू नहीं पता। अच्छा, टाइम का वैल्यू कैसे निकालें? टाइम कैसे निकाल सकते हैं? टोटल टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा ये कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, टाइम ऑफ द फ्लाइट कैसे निकालोगे? या अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द मैक्सिमम हाइट, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द मैक्सिमम हाइट, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेट्स सपोज आपसे पूछा है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर द मैक्सिमम हाइट, वो चीज कैसे फाइंड आउट करोगे? बताओ। देखो टाइम निकालना, आप देखो रिलेशन कौन सा पूछा है, टाइम बोला है और मैक्सिमम हाइट बोला है ना, टाइम बोला और मैक्सिमम हाइट बोला, तो आपके पास जो रिलेशन है, ठीक है, देखो रिलेशन क्या है, ये वाली चीज अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, आपको पास टाइम पूछा है, फाइनल वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, ये इक्वेशन अगर मैं यूज करता हूँ, देखो यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड फॉर द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, तो आपको पता है मेरे पास एक रिलेशन है यहाँ पे कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये रिलेशन। ठीक है, तो मैं इसको वर्टिकल डायरेक्शन के लिए लिख रहा हूँ, तो वी वाई वाई, है ना, इस तरीके से। तो फाइनली मैक्सिमम हाइट पे जाके फाइनल वेलोसिटी तो वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो होना है। ठीक है, इनिशियली कितना था, वी नॉट साइन अल्फा, वी नॉट साइन अल्फा प्लस बेसिकली माइनस जी हम ये यूज करेंगे इनटू टी, तो टी का वैल्यू आपके पास जो निकल के आया इट इज व्हाट, वी नॉट साइन अल्फा, वी नॉट साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, वी नॉट साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी, ये क्या हो गया, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द मैक्सिमम हाइट। तो आप इस तरीके से चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। आपसे पूछा टाइम रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम हाइट मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट जीरो। ठीक है, तो इक्वेशन आप लगाओ। आप ये देखो कि जो भी आप पैरामीटर यूज कर रहे हो, लेट्स सपोज आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देख रहे हो या वर्टिकल डायरेक्शन में देख रहे हो, पहले तो ये देख लो। अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देख रहे हो तो यूनिफॉर्म मोशन, वर्टिकल डायरेक्शन में देख रहे हो तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट। तो वो तीन इक्वेशंस हमारे लिए एप्लीकेबल होने वाली है इस तरीके से। इस तरीके से आप चीजें देखोगे तो आपके लिए खुद ही कन्वीनियंट हो जाएगा ये सब चीजें लिखना। ठीक है, अच्छा, ये हो सकता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर टोटल फ्लाइट, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द टोटल फ्लाइट कैसे लिखोगे? टाइम रिक्वायर्ड फॉर टोटल फ्लाइट कैसे लिखोगे? टाइम रिक्वायर्ड फॉर टोटल फ्लाइट, 2t। अच्छा, 2t कहने का मतलब आप कहना चाह रहे हो डबल। अच्छा, डबल के पीछे लॉजिक क्या हो सकता है? जब आप डबल बोल रहे हो तो डबल के पीछे लॉजिक क्या है? मतलब आप जब आप डबल बोल रहे हो तो डबल के पीछे लॉजिक क्या बोल सकते हो? हाँ, यस यस यस, देखो एक्चुअली होना यही है कि टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट हमारा बेसिकली बराबर है, मतलब जितने टाइम में वो ऊपर गया उतने टाइम में वो बेसिकली नीचे आ रहा है। ठीक है, जितने टाइम में ऊपर गया उतने टाइम में वो नीचे आ रहा है।
ठीक है, क्योंकि आप एक चीज देखो, जो नेट फोर्स है उस पर लग रहा है ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन भी वही चीज लग रही है ना। जितना जी अपवर्ड में लग रहा था, जितना डाउनवर्ड में लग रहा है, सेम है सब कुछ, तो रिटर्न तो सेम ही होगा। ठीक है, अब बेसिकली इसमें देखो, नेक्स्ट चीज जो हम लिखेंगे, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द मैक्सिमम हाइट हमने लिख लिया। नेक्स्ट मैक्स, अच्छा हाँ, मैक्सिमम रेंज, क्योंकि रेंज तो ठीक है बट मैक्सिमम रेंज क्या हो सकता है, वो चीज हमें देखना है। ठीक है, मैक्सिमम रेंज, ठीक है, ये चीज। तो एक काम करते हैं, तो ये टी का वैल्यू ना इस रेंज वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। रेंज वाला जो फॉर्मूला था, ठीक है, तो ये तो हमारा दिस टाइम इज व्हाट फॉर द मैक्सिमम हाइट, टोटल टाइम की हम पहले टोटल टाइम लिख लेते हैं। टोटल टाइम, total time will be 2 v naught sin alpha by g। ठीक है, तो रेंज की बात करते हो तो रेंज आपका निकल के आ रहा है, इट इज व्हाट v नॉट cos अल्फा इंटू टी, टी मतलब ये हो जाएगा 2 v नॉट sin अल्फा बाय जी। तो आप देखते हो कि 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो जाता है, sin 2 थीटा। तो फॉर्मूला आपके पास जो बनेगा रेंज का, आर, ये बनेगा v नॉट sin 2 अल्फा, sin 2 अल्फा डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, साइन वी नॉट साइन टू अल्फा डिवाइड बाई जी, ये आपके पास एक रिलेशन बन जाता है फॉर द रेंज। ठीक है, अब रेंज में हमारा यहाँ पे टाइम इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। देखो रिलेशन तो हमने पहले ये भी लिखा था, बट यहाँ पे टाइम का इन्वॉल्वमेंट है। अब टाइम नहीं है गिवन है तो कैसे निकाले, तो उससे बेटर आपके पास ये रिलेशन यहाँ पे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, ये चीज वी नॉट का स्क्वायर, हाँ यस यस, वी नॉट का स्क्वायर, वी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आपसे यहाँ कोई पूछे कि मैक्सिमम रेंज क्या हो सकता है, वो चीज कैसे निकाल सकते हैं। और मैक्सिमम रेंज, और मैक्सिमम रेंज वी कैन से कि भाई फॉर्मूला हमारे पास है वी नॉट स्क्वायर साइन टू अल्फा डिवाइड बाई जी। तो साइन टू अल्फा का वैल्यू 1 होना चाहिए। यस करेक्ट, साइन टू अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1। एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन अल्फा इज 45 डिग्री। तो अल्फा 45 डिग्री पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम रेंज। ये चीज आपको मिलने वाली है, अल्फा 45 पे मैक्सिमम रेंज। ठीक है, अब ये हुआ तो आपके पास मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला कैसे लिखोगे आप, देखो आर मैक्स, इट विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर, या वी नॉट लिखते आ रहे तो वी नॉट स्क्वायर बाय जी, वी नॉट स्क्वायर बाय जी, बिकॉज साइन टू अल्फा का वैल्यू तो 1 हो गया, तो वी नॉट स्क्वायर बाय जी बचा सर। तो ये आपके पास आर मैक्स का फॉर्मूला बन गया, मैक्सिमम रेंज। ठीक है, करेक्ट। देखो नेक्स्ट चीज, देखो ये आपको पता है, इसको अलग से नोट करते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 180 माइनस थीटा, एक ही बात है। साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 180 माइनस थीटा, एक ही बात है। ठीक है, मतलब ऐसा लिखा जाए कि साइन 2 अल्फा इक्वल्स टू साइन 180 माइनस 2 अल्फा। ठीक है, तो अब एक चीज देखोगे यार, फॉर द सेम रेंज, फॉर द सेम रेंज देयर विल बी अ टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, देयर विल बी अ टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस। ठीक है, फॉर सेम रेंज, फॉर सेम रेंज there are there are there are two angle of projection, two angle of projection, टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस। देखो टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस कैसे, उनका जो समेशन होगा, अब एक चीज देखना,
टू अल्फा इक्वल्स टू हमने लिखा इसको 180 माइनस टू अल्फा, ठीक है। अच्छा ऑब्वियसली ये थीटा, इसको मैं लेट सपोज ऐसा लिख सकता हूँ ना, टू अल्फा जो हमने लिखा है ये चीज, लेट सपोज इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, इसको टू अल्फा वन लिख रहे हैं, इसको अल्फा टू लिख लिया लेट सपोज। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे इसको तो अल्फा वन प्लस अल्फा टू 90 डिग्री, मतलब दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे आपको सेम रेंज मिलने वाला है। मतलब अगर मैं अल्फा 30 लिखता हूँ या 60 लिखता हूँ, मतलब दोनों का समेशन 90 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए दो एंगल जिनका समेशन 90 हो। तो लेट सपोज एक 30 है दूसरा 60 है, तो 30 60 आपको दोनों में ही बेसिकली सेम रेंज मिलने वाला है, ये कहने का मतलब है दोनों के लिए ही आपको सेम रेंज मिलने वाला है। तो क्वेश्चन पता कभी ऐसा भी आ सकता है कि लेट सपोज एक एंगल है उसके लिए एक पर्टिकुलर रेंज आपको मिल रही है, दूसरा क्या एंगल हो सकता है जिसके लिए आपको सेम रेंज मिले, ठीक है। तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या है कि दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यस पॉसिबल है बट दोनों का समेशन 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। दोनों का समेशन क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया। हमने क्या लिखा, रेंज टाइम रिक्वायर्ड फॉर द मैक्सिमम हाइट, टोटल टाइम हमने लिख लिया ये चीज, टोटल टाइम, ठीक है। दिस इज द टोटल टाइम, ठीक है। रेंज का हमने लिख लिया, टोटल रेंज हो गया, बाकी टाइम, अच्छा टाइम फॉर द मैक्सिमम हाइट इस तरीके से ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो there will be two angle of projections for the same range, for same range there will be two angle of projections, correct, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक क्वेश्चन लिखना, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करो। ऐसे लेट्स सपोज ऐसा लिखा है, अ पार्टिकल moves along x axis and its position is expressed as 3.5 t cube minus 70 square, where x in meter, ठीक है, t in second, determine the average velocity during 3 to 7 सेकंड, 3 to 7 सेकंड, 3 to 7 सेकंड, ठीक है। सॉल्व करो जरा, क्या आएगा इसका आंसर। रेक्टिलिनियर मोशन वाला केस है, सिंपल रेक्टिलिनियर मोशन वाला केस है। एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 3 to 7 सेकंड के बीच में निकालना आपको, ठीक है। लास्ट क्लास में जो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला लिखा था उसी से डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा।
इस तरीके से फॉर्मूला लिखा था हमने। v3 वेलोसिटी निकालो, v7 पे वेलोसिटी निकालो, नीचे 7 - 3 करोगे 4 आएगा। सिद्धार्थ 206.5, हाँ करेक्ट 206.5, 206.5, करेक्ट करेक्ट। अगर एवरेज एक्सेलरेशन निकाले तो, एवरेज एक्सेलरेशन सर वेलोसिटी, एक्स एफ माइनस एक्स आई होगा ना, हाँ वी एफ की जगह एक्स एफ होना चाहिए ना, ये की डिस्टेंस जगह अपॉन एक्सेप्ट, अच्छा यस यस, हाँ ये एक्चुअली वो लिख दिया, ये आपका एक्सेप्ट, एक्सेलरेशन। हाँ यस यस एग्जैक्टली। नेक्स्ट एक्सेलरेशन निकालो, क्योंकि वेलोसिटी आप करते हो तो dx/dt, वेलोसिटी करोगे तो dx/dt से आपका डायरेक्टली वैल्यूज निकल जाएगी एक्सेलरेशन वाले पार्ट के लिए। जब एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हो, एवरेज वाला, ये चीज ठीक है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको x का रिलेशन दे रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, dx/dt करो, वहां से डायरेक्ट रिलेशन आ जाएंगे। तो x एट 7 सेकेंड एंड x एट 4 सेकेंड, वो 3 सेकेंड आप निकाल सकते हो, दोनों का डिफरेंस करोगे आ जाएगा पोजीशन का चेंज। आंसर है 91, यस सिद्धार्थ करेक्ट, 91 इज द करेक्ट आंसर। तो एक्चुअली इसका आंसर आ रहा है आपका 206.5, और इसका आंसर आ रहा है 91। ठीक है, ये चीज देखो क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड, यस 91 करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन लिखना इन शॉर्ट पुट, came a man throws and throws a ball with initial velocity, कितना हो जाएगा ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसा देगा 10 मीटर पर सेकंड। व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अच्छा इसमें आगे लिखा है व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, what should be the angle of projection if he has to reach a record of 10 मीटर। ठीक है,
आगे लिखा टेक द हाइट, टेक द हाइट एट which the ball is released is 1.2 मीटर। सॉल्व करो क्या है। ठीक है, बॉल को थ्रो कर रहे हैं विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए सो दैट ही कैन रीच अ रिकॉर्ड ऑफ 10 मीटर। देखो इसमें थोड़ा सा ना मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री वाला पार्ट आप यूज करोगे। ठीक है, लेट सपोज वो यहाँ से रिलीज कर रहा है, हमें डिस्टेंस कितना बोल रखा है 1.1 से रिलीज कर रहा है। तो यहाँ से वो रिलीज करता है बॉल को, ये आपके पास गिवन है 1.2 मीटर, यहाँ से रिलीज कर रहा है v नॉट वेलोसिटी आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से है ना, इस तरीके से होते हुए जाएगा। तो ये 1.2 मीटर से रिलीज कर रहा है। अपना एक काम करा करो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन, जहां से रिलीज कर रहा है उसको अपना रेफरेंस मान लो। ठीक है, लेट्स सपोज को ना अपना रेफरेंस मान लिया आपने, रेफरेंस मानने का मतलब ये आपका रेफरेंस सिस्टम है। ठीक है, अगर आपने इसको रेफरेंस माना तो ये 0,0 हो जाएगा जहां से आपने रिलीज करा। ठीक है, और ये जो नीचे का डिस्टेंस है इट विल बी टेकन एज व्हाट -1.2 मीटर। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करो, क्या आएगा आंसर। आंसर क्या आने वाला है इसमें, सिंपल। देखो जो रिलेशंस आपको यूज करने हैं, बस मोशन को ऑब्जर्व करो एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो रिलेशंस हैं उनको डायरेक्टली अप्लाई करो। देखो एक सिंगल लाइन में आंसर आएगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखो, एक सिंगल इक्वेशन यूज करना। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक तो इनिशियल वेलोसिटी दिया है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। अगर उसे कितना चाहिए, इफ ही हैज टू रीच अ रिकॉर्ड ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर पे पहुंच जाए वो। ठीक है, इस तरीके से आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अगर आप यूज करते हो 39.4 नहीं नहीं 45 नो। देखो ये आपका इनिशियल पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट जहां से आपने मोशन स्टार्ट किया। ठीक है, इस पॉइंट पे y का वैल्यू कितना है -1.2। ठीक है, यहाँ पे -1.2 वैल्यू, वो बोल रहा है कि
इफ ही हैज टू रीच अ रिकॉर्ड ऑफ 10 मीटर, मतलब वो ये डिस्टेंस की बात कर रहा है कि यहाँ पे वो 10 मीटर तक पहुंच जाए, वो क्या है 10 मीटर तक पहुंच जाए, ठीक है। अब 10 मीटर तक पहुंचने के लिए अगर आप देखो इसकी जर्नी को ऑब्जर्व करो, इसका वाई जो डिस्टेंस है, ठीक है, वाई डिस्टेंस, अगर वो यहाँ से स्टार्ट करता है यहाँ पहुंचता है, तो यहाँ पे पहुंचने पे इक्वेशन तो हमारा सेम रहने वाला है, बस वाई एंड एक्स का वैल्यू बदलेगा। एक्स का वैल्यू हमें 10 मीटर ऑलरेडी दे रखा है, वाई का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा -1.2 मीटर, ठीक है। माइनस क्यों लगाया हमने, हमने रेफरेंस अपना यहाँ पे लिया, ठीक है। टोटली डिपेंड करता है आपके रेफरेंस पे, हमेशा रेफरेंस वहां पे लो जहां से बॉल एक्चुअली थ्रो हो रही है, ठीक है। तो ये -1.2 आपका ऑलरेडी है, लेट सपोज यहाँ पे 10 मीटर पहुंच गया, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 10 मीटर पहुंच चुका है। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद x इज 10 मीटर, y इज -1.2 मीटर, और आपके पास जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है ये चीज, इसमें आपको x का वैल्यू 10 रखना है, y का वैल्यू -1.2 रखना है बस, और वेलोसिटी जो दिया ही आपको बस उसको यूज करना है, इनिशियल जो वेलोसिटी दी है, यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इसलिए देखो, फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है वो बात ठीक है, बट कई बार क्या होता है कि वो कई बार ऐसी चीज पूछ लेंगे कि आपको उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमने याद करा ही नहीं होगा या हमने लिखा ही नहीं होगा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एक ऐसी चीज है जिसमें सारे पैरामीटर्स इन्वॉल्व एक तरीके से, उस ट्रेजेक्ट्री वाली इक्वेशन से आप कुछ भी एक अननोन पैरामीटर्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। बस हाँ ध्यान रखना है कि हमने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया उसके अकॉर्डिंग y का वैल्यू क्या है 1.2 विद अ नेगेटिव साइन, x का वैल्यू 10 मीटर उन्होंने ऑलरेडी दिया ही है। सॉल्व करके कितना आंसर आएगा, सेक्स, अरे सेक्स स्क्वायर अल्फा बन रहा है ना ऊपर, तो इसको वो लिख सकते हो ना, रिलेशन 10 स्क्वायर अल्फा +1। तो 10 स्क्वायर अल्फा बेसिकली आपका एक कोऑर्डिनेट वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा 10 का। सेक्स स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हो ना 10 स्क्वायर अल्फा +1। ठीक है 10 अल्फा एक्स माइनस हाफ जी सेक्स स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय v नॉट स्क्वायर इनटू x स्क्वायर, x स्क्वायर अल्फा कैन बी रिटन एज 10 स्क्वायर अल्फा +1। वैल्यूज पुट करो तो उसके करस्पॉन्डिंग आंसर मिल जाएगा आपको। तो इक्वेशन बनेगी ना 10 का आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा इट इज 29.5, ठीक है। इसको चेक कर लेना एक बार, 29.5 आंसर बेसिकली आना चाहिए, ठीक है। 29.5 बेसिकली आंसर होगा। ठीक है चलो फिर देन नेक्स्ट। अच्छा इसमें प्रोजेक्टाइल में एक और वेरिएशन है, प्रोजेक्टाइल वाला जो टॉपिक है इसमें एक और वेरिएशन है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन
ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका हम कहीं और एप्लीकेशन देख सकते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन वाले प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले जनरली सभी को याद रहते हैं, बट इंक्लाइंड वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जनरली स्टूडेंट्स के जनरली फॉर्मूले याद नहीं करते हैं, तो मैं तो आपको एडवाइस यही करूंगा कि इसके फॉर्मूले आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। सर इसमें इमेजिनरी वैल्यूज आ रही हैं। इमेजिनरी वैल्यूज आ रही है। ये सर जो कि फाइनल इक्वेशन बन रहा है 4.905 tan स्क्वायर अल्फा। चेक करो 29.5 आएगा एक्चुअली। मेरे पास जो आंसर अवेलेबल है उसमें 29.5 है। 9 पॉइंट इक्वेशन जो बन रहा है एक बार चेक करना जरा, इक्वेशन ऐसे ही बन रहा है क्या? यहाँ पे लिख दिया इसको 9.81 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 10 अल्फा प्लस 7.41 इक्वल्स टू 0। फाइनल इक्वेशन इस तरीके से कुछ बन रही है। ठीक है, चेक करना इसको एक बार कैलकुलेशन करके। आई थिंक 29.5 आना चाहिए आंसर, ठीक है। ओके, ठीक है। देखो केस इसमें ना दो केस ले लेते हैं, केस वन करके। केस फर्स्ट इसमें जो होगा हमारा, अब द इंक्लाइंड प्लेन होगा, ठीक है। ऐसे लिख लेते बॉडी प्रोजेक्टेड, बॉडी प्रोजेक्टेड अप द प्लेन, अब द इंक्लाइंड प्लेन या अब द प्लेन, ठीक है। ऑलरेडी इंक्लाइंड लिखा है, ठीक है। बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप द प्लेन, ये चीज, ठीक है। तो ये केस है। अब इस केस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्चुअली में क्या है, एक तो आपका ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया, ठीक है। एक इंक्लाइंड प्लेन, ठीक। ये यहां से लेट्स सपोज यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे ये प्रोजेक्शन हो रहा है, ठीक है। ये आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन, ये टोटल एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इज अल्फा और this inclination of the inclined plane is beta. बीटा क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, बीटा, ये अल्फा, ठीक है। दिस इज वी नॉट, दिस इज वी नॉट। ये अल्फा क्या हो गया? टोटल एंगल। बीटा क्या? इंक्लिनेशन है, किसका इंक्लिनेशन? इंक्लाइंड प्लेन का, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, इस तरीके से, ठीक है। अब ऑब्वियसली बॉडी का प्रोजेक्शन कुछ होगा यहाँ पे, तो इस तरीके से, इस तरीके से। अगेन यहीं पर हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है। तो जहां पे भी प्रोजेक्शन हो रहा है ना, उधर ही आप अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम भी अज्यूम कर लो, ठीक है। ये वाई डायरेक्शन हो गया, ये एक्स डायरेक्शन हो गया, इस तरीके से। लेट सपोज ये ना यहाँ पे आके एंड हो रहा है इसका मोशन, इसको पॉइंट ए लिखा हमने, इसको हम लिख रहे हैं पॉइंट सी और इसको पॉइंट बी, ठीक है। तो ए पॉइंट है जहाँ पे आपने बॉल रिलीज करी, प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हो रहा है। सी पे जाके वो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे टच हो रहा है,
ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ कर दिया। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो, लेट्स सपोज आप बात करें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से, लेट्स सपोज ये x हो गया और इसको हम बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल उस वे में हमने देखना है, ठीक है, प्लेन तो इंक्लाइंड है बट हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है? तो ये चीज हो गया आपका, और ए बी सी, ठीक है, चलो ये सब चीजें हमने लिख ली। इंक्लाइन इनिशियल वेलोसिटी भी नॉट। अब देखो टाइम ऑफ, इसमें हम स्टार्टिंग से कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो वही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जो सबसे बेसिक चीज होती है जो हर जगह आपको यूज करनी है, ठीक है। लेट सपोज ऐसे लिख रहे हैं y, इनिशियल वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन विल बी v नॉट sin अल्फा, v नॉट sin अल्फा, ठीक है। तो u आपने लिख लिया, इनिशियल वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये चीज हाफ gt स्क्वायर। अब बात करते हैं कि इसकी, अच्छा अल्फा ले रहे हैं हम, देखो कैलकुलेशन आप देखो सेम, हमने अल्फा कौन सा एंगल लिया, टोटल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। भले ही वो इंक्लाइन प्लेन में हो रहा है, एंगल आपको हो सकता है कि आपको ये वाला एंगल दे दिया जाए, आपको ये एंगल दे दिया जाए, ऑब्वियसली ये एंगल भी दिया होगा। हम अल्फा कौन सा एंगल ले रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखना ये मिस्टेक जनरली इस केस में होती है। हम टोटल एंगल ले रहे हैं फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, और क्वेश्चन में जानबूझ के आपको सिर्फ यही एंगल दिया जाएगा और ये एंगल अलग से दिया जाएगा, तो जनरली मिस्टेक हो जाता है, हम यही एंगल इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो कि गलत है, ठीक है। अल्फा इज द एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, जो आपने प्रोजेक्ट किया है उसका एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है v नॉट cos अल्फा, v नॉट cos अल्फा इंटू टी, सेम चीज सेम, ठीक है। अच्छा ये जो टेन बीटा है यहाँ पे ना, ये जो टेन बीटा है, जो बीटा एंगल है बेसिकली उसका टेन टर्म्स में अगर हम लिखें, टेन बीटा क्या हो जाएगा, देखो दिस विल बी द परपेंडिकुलर, दिस विल बी द बेस, है ना, ए बी और ए बी इस तरीके से। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो परपेंडिकुलर, तो आपका हो जाएगा ये बी सी एंड बेस आपका ए बी, ठीक है। तो अगर आप बीसी की बात करते हो, बीसी इज व्हाट, द वर्टिकल, है ना, बीसी आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो क्या है, एक चीज हमेशा याद रखना, इंक्लाइन प्लेन वाले केस में ना, एक तो एंगल वाला मिस्टेक है, और जो बीटा एंगल है इसकी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज विदाउट बीटा आप ये चीज कभी डिसाइड नहीं कर पाओगे कि, क्योंकि क्वेश्चन में ना हम सॉल्व इसको अलग तरीके से कर रहे हैं, हम तो सॉल्व इसको ऐसे कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, बट हमें क्या चाहिए होगा क्वेश्चन में, ये एसी वाला डिस्टेंस, इंक्लाइन प्लेन में कितना इसका रेंज है, क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाएगा। हम सॉल्व किस तरीके से करें, प्रीवियसली जैसे हमने सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करें, बट हम अपने एनालिसिस में से ये वैल्यूज निकालेंगे एसी वाला, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा आपको कि एसी डिस्टेंस कितना है, इंक्लाइन प्लेन में कितना रेंज आ रहा है, ये सब चीज आपसे पूछेंगे। तो जब आप टेन बीटा लिखते हो, ठीक है, टेन बीटा आप लिखोगे, तो ये जो वाई वाला वैल्यू है, वाई वाला वैल्यू तो आपके पास ये है, दिस वन, वी नॉट साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एक्स का वैल्यू वी नॉट कॉस अल्फा इंटू टी, इस तरीके से वी नॉट कॉस अल्फा इंटू टी, इस तरीके से आपने लिखा है टेन बीटा का वैल्यू, ठीक है। अब यहां से इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको सॉल्व करते हो लेट सपोज आप, ठीक है, क्योंकि क्या है ना, टेन बीटा का मल्टीप्लाई से करें, अच्छा ये एक तो टी से टी सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको जब आप लिखोगे फाइनली तो ये हो जाएगा टेन बीटा मल्टीप्लाइड बाई वी नॉट कॉस अल्फा इक्वल किसके बराबर, ये हो जाएगा वी नॉट साइन अल्फा माइनस हाफ जी टी। यहाँ से क्या करेंगे, टाइम टी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, टाइम टी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। टी तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, ऊपर न्यूमरेटर में भी टी है, डिनोमिनेटर में टी से टी कैंसिल आउट, फाइनली आपको यहाँ से ना टी का वैल्यू निकालना है। टी का वैल्यू निकालते हो तो देखो टी का वैल्यू अगर सिंप्लीफाई करोगे
तो ये आपका आ जाएगा 2v0 डिवाइडेड बाय g cos बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपके पास टाइम का फॉर्मूला आएगा। मैंने इसको डायरेक्टली सिंपलीफाई करके फाइनल रिजल्ट लिख दिया। ठीक है, इसको सिंपलीफाई कर दिया। ठीक है, क्योंकि tan बीटा को cos बीटा बाई साइन अल्फा, वो साइन बीटा बाई साइन cos बीटा लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से उसको सिंपलीफाई करके फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके, क्योंकि आपको फॉर्मूला डायरेक्टली याद होना चाहिए। ठीक है, और जनरली आप देखोगे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्या होता है, सिंपल हॉरिजॉन्टल प्लेन वाले कुछ फॉर्मूले याद होते हैं, ये फॉर्मूले याद नहीं करते जनरली। और इसका पता है एप्लीकेशन कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? इसका एप्लीकेशन आपको आगे डायनामिक्स वाला जो पार्ट है, काइनेटिक्स बेसिकली, वहां पे ऐसा हो सकता है। पता क्या है, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है इसमें। ये तो जस्ट एक केस, एक बेसिक टूल है। आगे एप्लीकेशन में कैसे, कि एक बॉल को हमने ना ड्रॉप कराया, लेट सपोज कॉलिजन वाला केस हो सकता है। कैसे कि एक लेट सपोज ये तो अप द प्लेन, एक डाउन द प्लेन पढ़ेंगे हम। उसमें ऐसा हो सकता है कि आपको बोला जाए कि मैंने ना बॉल को यहाँ से ड्रॉप कराया। ऑब्वियसली ड्रॉप कराओगे तो यहाँ से कुछ एक सर्टेन वेलोसिटी से जाएगा बॉल, एंड ऑब्वियसली वो क्या करेगा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होगा। ऑब्वियसली वो क्या कर रहा होगा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन। आपने बॉल को यहाँ पे ड्रॉप कराया, तो यहाँ से कुछ एक वेलोसिटी के साथ जाएगा, और कुछ वेलोसिटी के साथ जाएगा, तो कुछ ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होगा। और यहाँ पे इस तरीके कॉलिजन वाले कंसेप्ट के साथ प्रोजेक्टाइल मोशन इन्वॉल्व कर दिया। तो गेट का क्वेश्चन पता है तभी टफ हो जाता है जब दो तीन चीजें एक साथ कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाए। तो इसलिए फोकस करो बेसिक वाले पार्ट को, और बेसिक पार्ट अगर क्लियर है तो आप इजीली कर भी लो। ठीक है, ठीक है। हेलो, ऑडियो आ रहा है आप लोगों को ना? ठीक है, ठीक है। एक्चुअली मुझे लगा डिस्कनेक्ट हो गया एकदम। ठीक ठीक है, तो ये चीज है। तो यहाँ से आपका टाइम का फॉर्मूला आ गया। ये टाइम का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो आपको डायरेक्टली याद करना है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे ऐसे कि दिस इज व्हाट टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब असली चीज जो हमें फाइंड आउट करनी थी वो ये है, रेंज along the inclined plane। रेंज along the inclined plane। ठीक है, रेंज along the inclined plane क्या हमारा AC, A से लेकर C तक ये है हमारा रेंज इन द inclined plane AC। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे लिखेंगे हम, हमें AC फाइंड आउट करना है ना। तो अच्छा, x क्या है हमारा, AC cos बीटा। x क्या है हमारे पास, AC cos बीटा। तो हम AC को ऐसे लिख सकते हैं ना, AC इक्वल्स टू XY cos बीटा। क्लियर, ये चीज हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले में, AC वाले फॉर्मूले में x का वैल्यू पुट करा आपने, V0 cos अल्फा इंटू टी। ठीक है, डिवाइडेड बाय cos बीटा। इस तरीके से x का वैल्यू यहाँ से पुट किया हमने जस्ट। ठीक है, ये x एंड y कंपोनेंट्स है हमारे ना, सिंपल। जैसे ये आपका एक x कंपोनेंट है, ये आपका y कंपोनेंट हो गया, इसको भी ऐसे y लिख लेते हैं। ठीक है, ये चीज, तो ये आपका AC वाला। अब AC का भी मैं यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करूँ, क्योंकि आपको क्या करना है, ये टाइम वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है, इसको सिंप्लीफाई करोगे फाइनल आंसर आएगा। तो मैं AC जो कि हमारा रेंज है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, उसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 2V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई G cos स्क्वायर बीटा।
ठीक है, जी कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, पूरा फाइनल रिजल्ट ही लिखते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। इसका फाइनल रिजल्ट का वैल्यू मैं लिख देता हूँ, लाइक दिस। हाँ, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा, ब्रैकेट में आपका आएगा ये साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा। ठीक है, ये चीज। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये एसी आ रहा है फाइनली वैल्यू। ठीक है, एसी मतलब हमारा क्या है, ये रेंज along inclined plane, range along the inclined plane, बस ये चीज। ठीक है, तो ये चीज आ गई। अब क्वेश्चन ये हो सकता है जैसे प्रीवियस केस हमने बोलता कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो कि रेंज का मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे अगर आपको रेंज मैक्सिमम चाहिए तो आप क्या देखोगे, जो साइन 2 अल्फा माइनस बीटा है इसका वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा तभी रिजल्टिंग वैल्यू मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक चीज डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि फॉर आर टू बी मैक्सिमम, जो साइन 2 अल्फा है माइनस बीटा, इट शुड बी मैक्सिमम, इट शुड बी मैक्सिमम। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब मैक्सिमम तो तभी होगा ना जब ये साइन 2 अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या हो जाए 1। इट मींस 2 अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से रिजल्टिंग वैल्यू आएगी आपकी अल्फा इक्वल्स टू 45 प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, 45 प्लस बीटा बाई 2, और ये कंडीशन ना याद रखना है, ये कंडीशन याद रखना है। 1 मार्क्स में डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, 1 मार्क्स में आपसे डायरेक्टली वैल्यू पूछी जा सकती है 1 मार्क्स के इसमें। तो इंक्लाइन प्लेन में मैक्सिमम रेंज चाहिए आपको, तो इंक्लाइन प्लेन में मैक्सिमम रेंज चाहिए तो आप क्या लिखोगे 45 प्लस बीटा बाई 2। बीटा कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। इसको लिख लो यहाँ पे वरना बीटा में कंफ्यूजन ना रहेगा। बीटा क्या है हमारे पास, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल। द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये चीज, ये चीज क्लियर है। तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, कौन सा, अल्फा का। अल्फा क्या है, अल्फा इज द टोटल एंगल। ठीक है, अल्फा इज द टोटल एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन। प्रीवियसली केस में भी हमारा अल्फा क्या है, विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, बट जनरली हमें मिस्टेक ये हो जाती है, हम ये अल्फा कंसीडर कर लेंगे जो कि गलत है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक है, हाँ, यहाँ पे आर मैक्सिमम का वैल्यू लिखोगे, आर मैक्सिमम का वैल्यू है वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी ब्रैकेट में 1 प्लस साइन बीटा, जी 1 प्लस साइन बीटा, इस तरीके से। ठीक है, तो आर मैक्सिमम का फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे याद रखना है, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी 1 प्लस साइन बीटा। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट इसमें जो दूसरा केस है, डाउन द प्लेन, केस 2। केस 2 में आप लिखोगे बॉडी इज प्रोजेक्टेड हाँ यस यस इंक्लाइंड वाला,
body is projected down the plane. तो लेट सपोज बॉडी आपने प्रोजेक्ट करी यहाँ से। अब इस केस में देखो एंगल कैसे शो करेंगे। दिस इज योर व्हाट अल्फा, यहाँ पे ये आपका अल्फा है, ठीक है। दिस इज योर अल्फा, ये आपका v नॉट वेलोसिटी के साथ आगे जा रहा है ऐसा कुछ। लेट सपोज करो ये a अगेन पॉइंट, दिस इज b पॉइंट, this is b point, this is c point, and again this is beta. ये चीज, ये y हो गया, ये x हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे ना अलग चीज थी, ये वाले केस में ये अल्फा जो एंगल था टोटल एंगल, इसमें बीटा भी इन्वॉल्व था, बट इस पर्टिकुलर केस में आप लॉजिक याद रखो कि यार जो अल्फा है ना वो है क्या, हमेशा क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। कोई भी आप केस कंसीडर करो, यहाँ पे भी ये जो डाउन द प्लेन है तो यहाँ पे भी वही सेम चीज है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो अल्फा एंगल हो जाएगा यहाँ पे। बट अल्फा यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लिखते हो, देखो फाइनल टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ डायरेक्ट। टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला आएगा आपके पास ये है 2v नॉट डिवाइडेड बाय जी कॉस बीटा, ठीक है। आपको अप द प्लेन याद है, डाउन द प्लेन अपना आप याद हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर फॉर्मूला है सर। साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। और यहाँ पे जो रेंज का फॉर्मूला है, रेंज का फॉर्मूला, तो यहाँ पे आप लिखोगे वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, साइन 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन प्लस साइन बीटा, प्लस साइन बीटा। ठीक है, ये आर का वैल्यू हो गया। और यहाँ पे ये चीज जरूर लिखेंगे कि ये है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। एंड अगेन सेम चीज फॉर आर टू बी मैक्सिमम, फॉर आर टू बी मैक्सिमम, ठीक है, साइन 2 अल्फा प्लस बीटा। क्योंकि एक चीज इंपॉर्टेंट है, जब आपने एक प्लेन के बारे में बात करी है तो बीटा तो ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया ना। जब आप किसी एक इंक्लाइंड प्लेन की बात करते हो तो बीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन, वो तो ऑलरेडी फिक्स है। वेरिएबल क्या है, अल्फा वाली चीज, वो वेरी करेगा, वो तो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना किसी बॉडी को, तो अल्फा एंगल वेरी करेगा। बट बीटा एंगल तो ऑलरेडी फिक्स है, वो फिक्स है। इसलिए हम जनरली बोल रहे हैं ये फर्स्ट टर्म साइन 2 अल्फा प्लस बीटा को मैक्सिमम होना चाहिए, तभी हमारा टोटल वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। क्योंकि साइन बीटा वो चीज तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। फॉर आर टू बी मैक्सिमम दिस शुड बी मैक्सिमम, this should be maximum, so obviously sin 2 alpha plus beta
इक्वल्स टू 1 और यहाँ से जो अल्फा का वैल्यू निकल के आएगा इट इज 45 डिग्री, 45 डिग्री माइनस बीटा बाई 2, ये चीज। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आएगा से 2 अल्फा प्लस बीटा विल बी 90 डिग्री, ये चीज ना। तो वहां से आप सॉल्व करोगे तो अल्फा का वैल्यू 45 माइनस बीटा बाई 2, ये चीज। और आर मैक्स का फॉर्मूला लिख लिया अलग से, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी 1 माइनस साइन बीटा, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला आप याद कर सकते हो क्योंकि सिमिलर फॉर्मूले सारे के सारे फॉर्मूले सिमिलर। तो आप एक टेबल के फॉर्म में इसको लिख लेना, सारे फॉर्मूले। एक काम करके इसको लिख ही लेते हैं, है ना। ये कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो, प्रोजेक्शन ऑफ द प्लेन, और प्रोजेक्शन डाउन द प्लेन। ठीक है, तो ये आपका लेट सपोज सबसे पहले रेंज, ठीक है। रेंज लिखते हैं, रेंज में यहाँ पे फॉर्मूला आपका है अप द प्लेन वाला केस ना। वी नॉट स्क्वायर, रेंज से पहले टाइम सबसे पहले, ठीक है। टाइम में लिखना है इसको, दिस इज 2v नॉट डिवाइडेड बाई जी कॉस बीटा, जी कॉस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, ये चीज यहाँ पे। ये डाउन द प्लेन के केस में भी क्या होगा, 2v नॉट जी कॉस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। रेंज वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा ये वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा साइन 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा, इस तरीके से। एंड लास्ट आपका हो जाएगा कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। हाँ, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज आपका यहाँ पर था अल्फा इक्वल्स टू 45 प्लस बीटा बाई 2 एंड अल्फा इक्वल्स टू 45 माइनस बीटा बाई 2 एंड आर मैक्स का फॉर्मूला लास्ट वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी 1 प्लस साइन बीटा, ठीक है। यहाँ पे जाए वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी 1 माइनस साइन बीटा, इस तरीके से सारी टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक इसमें है हमारे पास, क्योंकि हम कर्वीलिनियर केस पढ़ रहे हैं तो कर्वीलिनियर को एनालिसिस करने के कुछ एक दो और तरीके जो आपको पता होने चाहिए। फ्लूइड में आई थिंक हमने डिस्कस भी किया था नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट्स वाला टॉपिक, वो चीज हम डिस्कस करें, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था हमारा, ठीक है, द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट्स।
of acceleration. Normal and tangential component of acceleration. ठीक है, ये चीज नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखो इसको हम एनालिसिस करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, एक रेफरेंस सिस्टम, ठीक है, ये चीज। तो सबसे पहले देखो एक काम करते हैं, एक कर्व ड्रॉ करते हैं, क्योंकि कर्वी लीनियर की बात हो रही है तो कोई एक कर्व के अलोंग आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, लेट सपोज ऐसे। ठीक है, अब क्या होगा, लेट सपोज मैं एक इंस्टेंट कंसीडर करता हूँ, लेट सपोज पॉइंट ए, ये है मेरा पॉइंट ए। ठीक है, और आफ्टर अ वेरी स्मॉल टाइम इसका पोजीशन चेंज हो गया इस तरीके से, ये ए डैश। ठीक है, बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, बट मैं इसको थोड़ा दूर दिखा रहा हूँ ताकि चीजें हमारी क्लियरली ड्रॉ हो पाए। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैंने इसका टेंजेंट ड्रॉ किया, ये चीज। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ से इसका टेंजेंट ड्रॉ किया हमने इस तरीके से। अब यहाँ से आप एक चीज आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, देखो इसके अलोंग वेलोसिटी v, इसके अलोंग वेलोसिटी v डैश, इस तरीके से। मतलब आफ्टर स्मॉल टाइम इंटरवल, लेट सपोज ये t पे था, लेट सपोज ये t पे है, तो ये t प्लस डेल्टा t पे हम चेक कर रहे हैं, और अज्यूमिंग डेल्टा t टेंड्स टू 0, मतलब ऑलमोस्ट ये क्लोजेस्ट पॉइंट होंगे। जब मैं डेल्टा t बहुत ही स्मॉल कंसीडर कर रहा हूँ, मतलब डेल्टा t अप्रोचेस 0, तो बहुत ही स्मॉल टाइम की बात करो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स की बात करो, तो बहुत ही क्लोज होंगे पॉइंट ए एंड ए डैश। बट एक चीज है, इनके आपको यहाँ से साफ दिख रहा है कि जो वेलोसिटी के डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इवन इफ द डायरेक्शन चेंजेस देयर, इट मींस की वेलोसिटी चेंजेस, एंड अगर इफ वेलोसिटी चेंजेस देन देयर विल बी एक्सेलरेशन। सिंपल सी बात है ना, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आइदर मैग्नीट्यूड चेंजेस और डायरेक्शन चेंजेस, इट मींस वेलोसिटी चेंजेस। दोनों में से कोई भी एक चीज चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है वेलोसिटी चेंज, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज, और वेलोसिटी का चेंज इट मींस एक्सेलरेशन विल बी देयर। तो एक एक्सेलरेशन आपका मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से, और एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट बिकॉज ऑफ द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज, इट मींस देयर इज अ एक्सेलरेशन व्हिच इज एसोसिएटेड विद द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और एक एक्सेलरेशन व्हिच इज एसोसिएटेड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो नॉर्मल component of acceleration is that component which is because which is due to the change in the direction of velocity, which is due to the change in the direction of velocity, and tangential component because of the change in the magnitude of velocity। ठीक है, ये चीज हमने फ्लूइड में भी डिस्कस की थी। ठीक है, वही चीज है, बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज का, दो कंपोनेंट्स। कौन से दो कंपोनेंट्स, एक हो गया आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है, नॉर्मल एक्सेलरेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, v स्क्वायर बाय r। ठीक है, और एक है टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, जो कि सिंपली आपका dv बाई dt होता है, जिसको हम क्या लिखते हैं, r अल्फा, जिसको हम क्या लिखते हैं, r अल्फा, ये चीज। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन इज योर v स्क्वायर बाय r। r क्या है, इट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, इट इज व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्वियसली देखो, अब आप एक चीज देखो ना, फॉर अ शॉर्ट मैं a और a डैश को कंसीडर करूं, अगर मैं a और a डैश को कंसीडर करूं तो कुछ ये कर्व के फॉर्म में, लेट सपोज a और a डैश, तो इससे एसोसिएटेड कोई तो आपका, ऑब्वियसली इफ दिस इज अ r, तो इनसे एसोसिएटेड कोई तो एक रेडियस होगा। लेट सपोज इसको मैं बोल रहा हूँ आर्क सेगमेंट, बेसिकली आर्क सेगमेंट है क्योंकि कर्वी लीनियर पाथ में मूव कर रहा है ना पार्टिकल, तो आर्क होगा डेफिनेटली, स्ट्रेट लाइन तो है ही नहीं।
अगर स्ट्रेट लाइन होता तो डायरेक्शन चेंज भी नहीं होता है ना, ऑब्वियसली। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है बिकॉज देयर इज सम कर्वेचर है। तो डायरेक्शन चेंज होने का रीजन ही यही है कि क्योंकि कुछ ना कुछ कर्वेचर है, तो पार्टिकल कर्वेचर में मूव कर रहा है तो डायरेक्शन तो चेंज होगा। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ स्मॉलेस्ट कर्वेचर को कंसीडर करो तो इट कैन बी कंसीडर्ड एज द आर्क सेगमेंट, एंड डेफिनेटली इफ देयर इज आर्क सेगमेंट उससे एसोसिएटेड कुछ ना कुछ रेडियस ऑफ रोटेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा, है ना। तो इसलिए ये जो आर है हमारे पास ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये चीज, ठीक है। तो एक तो नॉर्मल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो नॉर्मल हो गया एंड दिस इज व्हाट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये चीज। तो एक काम करो, इसमें एक पॉइंट लिख लेना। एक पॉइंट ये लिखना कि देखो एक्सेलरेशन वेक्टर की जब बात करेंगे तो इट इज व्हाट नॉर्मल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो सिंपली नॉर्मल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर, इस तरीके से आपका आ जाएगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए एक पॉइंट लिख लेना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, नॉट ऐसा, चलो ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट्स, वैसा हमें लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट है, एक टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन represents the rate of change of magnitude of velocity, rate of change of magnitude of velocity, rate of change of magnitude of velocity। ठीक है, अच्छा इसका डायरेक्शन के बारे में भी लिख लेते पॉइंट। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन is considered as considered to be positive in the direction of, considered to be positive in the direction of, in the direction of tangent, in the direction of tangent coinciding with the with the sense of motion, with the sense of motion, with the sense of motion। ठीक है, ये चीज विद द सेंस ऑफ मोशन। नेक्स्ट दूसरा है नॉर्मल कंपोनेंट। ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, सिंपली नॉर्मल एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। नॉर्मल एक्सेलरेशन represents the rate of change of direction of velocity। rate of change of direction of velocity। ठीक है, it is always act towards the center of curvature, center of curvature। ठीक है, center of curvature
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखना, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन is same as the direction of velocity vector when the particle is accelerating. जब पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा होगा तो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होने वाला है, बट कब, जब एक्सेलरेशन हो, मतलब एक्सेलरेटिंग हो, बॉडी एक्सेलरेट कर रही हो। बट ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्शन क्या हो जाए अपोजिट इफ इट इज रिटार्डिंग, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन is opposite to the direction of velocity, vector when the particle is deaccelerating or retarding. ठीक है, ये चीज ठीक है, ये चीज तो यहाँ तक ये जो कंपोनेंट्स वाला केस है, क्योंकि ये चीज आपका आगे यूज भी होगा कि मतलब कई बार होगा हमारा पाथ कर्व के फॉर्म में, तो हम उसको नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट्स के टर्म्स में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक काम, अच्छा एक चीज है, अगर हमारा लेट सपोज रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाए, इसका मतलब क्या है, लेट सपोज इसमें अगर मैं ऐसा लिखूं, एक नोट करके पॉइंट लिखना है इसमें, मतलब कहने का मतलब है कि व्हेन अ पार्टिकल मूव along a straight line, then r, that is radius of curvature, is tending to be infinite. Obviously straight line के इसमें radius of curvature क्या है, infinite ना, तो कहने का मतलब है कि normal acceleration will be 0 and total acceleration is nothing but the tangential acceleration itself. डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। अगर आप रेक्टिलिनियर मोशन की बात करते हो ना, तो जो भी एक्सेलरेशन होगा इट इज जस्ट बिकॉज की मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग, डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है। रेक्टिलिनियर के केस में वो तो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, डायरेक्शन तो चेंज हो ही नहीं रही, बट हाँ मैग्नीट्यूड के चेंज होने से बेसिकली आपको वहां पे देखने को मिलेगा द टोटल एक्सेलरेशन, और वहां पे टोटल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल के बराबर, क्योंकि नॉर्मल एक्सेलरेशन तो 0, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज बेसिकली इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा इसमें अगर मैं एक दूसरा पॉइंट ये बोलूं कि इफ पार्टिकल moves along a curve with constant velocity, ठीक है, constant velocity मतलब magnitude is not changing, that is magnitude is not changing, magnitude change नहीं हो रहा है, तो then the tangential component will become 0 and there will be only normal acceleration, then there will be only normal acceleration which is nothing but v square by r, क्योंकि कर्व की फॉर्म में तो डायरेक्शन तो चेंज होना ही होना है 110%,
हाँ मैग्नीट्यूड चेंज हो ना हो वो बात अलग है, डायरेक्शन तो चेंज होगा, कर्व के फॉर्म में मूव कर रहा है, कर्व पाथ है वहां मूव करेगा तो डायरेक्शन तो चेंज होना ही है, हर मोमेंट पे चेंज होता है, पर डायरेक्शन हर मोमेंट पे चेंज तो ऑब्वियसली देयर विल बी एक्सेलरेशन, बट वो एक्सेलरेशन कंपोनेंट कौन सा, नॉर्मल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज लिखना है इसमें, रिलेटिव मोशन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो रिलेटिव मोशन। अब रिलेटिव मोशन अगेन थ्योरी ऑफ मशीन में बेसिकली थोड़ा सा पार्ट हमने इसका आई थिंक डिस्कस किया ही था। एक्स वाई जेड इस तरीके से। ठीक है, लेट सपोज ये है आपका पॉइंट ए। ठीक है, ठीक पॉइंट ए, पॉइंट ए मतलब अब ऐसा समझो कि पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट बी है, तो बी को आप ऑब्जर्व करो विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। ठीक है, इस तरीके से, मतलब ये हमारा देखो ए का पोजीशन वेक्टर विल बी दिस वन। ठीक है, एंड ए से बी विल बी लाइक दिस, एंड डायरेक्टली अगर मैं इसकी बात करूं इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, ऐसा कुछ, तो इट इज व्हाट, ये तो आपका आर ए हो गया, आर ए पोजीशन वेक्टर, दिस इज आर बी पोजीशन वेक्टर, एंड दिस इज व्हाट आर बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये चीज। ठीक है, तो इस तरीके से आप बी को ऑब्जर्व करो विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, और ऑब्वियसली एक तो हमारे पास रेफरेंस है, ये हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज दिस इज व्हाट फिक्स्ड रेफरेंस, इसको हम लिखते हैं फिक्स्ड रेफरेंस। ठीक है, और ये जो हमारा ए वाला पार्ट है, देखो ए जो हमारा है दिस इज मूविंग रेफरेंस, मूविंग रेफरेंस, दिस इज अवर मूविंग रेफरेंस। ठीक है, तो ए और बी दोनों ही मोशन में है, बट बी का मोशन में ए के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहा हूं, दिस इज नोन एज रिलेटिव मोशन, दिस इज नोन एज रिलेटिव मोशन। मैं क्या कर रहा हूँ, बी के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए विच इज ऑलरेडी इन मोशन, ए एंड बी बोथ आर इन मोशन, बट बी के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू ए, सो दिस इज द रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि यार ये जो आर बी वेक्टर है, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड, इट कैन बी रिटन एज आर ए प्लस आर बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इस तरीके से हम लिखा जा सकता है, वेक्टर एडिशन ही है ऑब्वियसली, ये एक वेक्टर फिर एक वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट दिस वन आर बी, तो आर ए दिस वन आर बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि आर ए वेक्टर और बी वेक्टर ये क्या है, वेक्टर एडिशन हो रहा है, बिकॉज टेल हेड, टेल हेड, और ये दूसरा टेल हेड बट इन द अपोजिट ऑर्डर, सो दिस विल बी द रिजल्टेंट, आर बी विल बी द रिजल्टेंट ऑफ आर ए एंड आर बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये चीज क्लियर है। अब देखो इसमें जब आप चीज लिखोगे, ठीक है, देखो अब इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, लेट सपोज इसको ऐसा कर दिया डी आर बी विद रिस्पेक्ट टू डी टी, तो मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पे डी आर ए विद रिस्पेक्ट टू डी टी प्लस डी आर बी विद रिस्पेक्ट टू ए डी टी, इस तरीके से। देखो यहाँ से फाइनली मुझे मिलेगा वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर, ये चीज हमें मिलने वाली है। एंड अगर इसको फर्दर आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको एक्सेलरेशन के टर्म्स में मिल जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी प्लस acceleration of b vector equals to acceleration of a vector plus acceleration of b with respect to a,
एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये चीज क्लियर? चलो ठीक है, तो रिलेट इसमें आप ये चीज ध्यान रखोगे, जो चीज हम ये लिख रहे हैं है ना, क्योंकि आप एक तो आप फिक्स रेफरेंस से ऑब्जर्व करो ये वाली चीज, एक तो फिक्स रेफरेंस है, और एक बी को ऑब्जर्व करो विद रिस्पेक्ट टू अनदर विच इज ऑलरेडी इन मोशन। तो ये रिलेटिव मोशन की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो चीज हमने लिखा है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। सिमिलर वे में एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, ऑब्वियसली रिलेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, ये चीज ठीक है, ठीक है पार्ट। तो देखो ये हमारा ना काइनेमेटिक्स वाला पार्ट तो कंप्लीट होता है। काइनेमेटिक्स इज जस्ट अ टूल फॉर काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में बस क्या है, फोर्स का इन्वॉल्वमेंट है। फोर्स के इन्वॉल्वमेंट के लिए देखो कौन से लॉज आएंगे आपको पिक्चर में, ये चीज क्लियर होना चाहिए। ये हमने काइनेमेटिक्स में जस्ट मोशन की बात करी, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इन सब चीजों के बारे में बात करी। बट आप एक चीज सोचो, जब हम काइनेटिक्स की बात करते हैं जहाँ पे फोर्स इन्वॉल्व होने वाला है, सबसे पहली चीज जो पिक्चर में आएगी वो है न्यूटन सेकंड लॉ। सबसे पहले जो चीज पिक्चर में आने वाली है वो है न्यूटन सेकंड लॉ। नेक्स्ट जो हम डिस्कशन करेंगे अब वो है काइनेटिक्स वाला जो पार्ट होगा, काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हमें डिस्कस करनी है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हमें डिस्कस करनी है वो है सबसे पहले तो न्यूटन सेकंड लॉ। क्योंकि फोर्स की बात कौन करता है? न्यूटन सेकंड लॉ। मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो न्यूटन सेकंड लॉ से मिलता है। डेफिनेशन तो हमें फर्स्ट लॉ से मिलती है। फोर्स का जो डेफिनेशन है इट इज कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम व्हाट, द न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ से बेसिकली हमें उसका डेफिनेशन मिलता है कि बेसिकली कुछ फोर्स एक ऐसी चीज है जो स्टेट को चेंज कर रहा है ऑफ अ बॉडी, कंडीशन ऑफ अ बॉडी को चेंज कर रहा है। सेकंड लॉ से तो बेसिकली हमें उसका वैल्यू, मैग्नीट्यूड पता चल रहा है। सेकंड जो चीज हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है वो है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ठीक है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। और तीसरी जो चीज हमें डिस्कस करनी है वो है इम्पल्स मोमेंटम, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। ऑब्वियसली एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन क्यों नहीं लिखा यार? पार्टिकल है, पार्टिकल के रोटेशन की कोई मतलब नहीं यहाँ पे। एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन हम लिखेंगे किसमें? रिजिड बॉडी के केस में, ठीक है। वहां पे इम्पल्स भी पढ़ेंगे और एंगुलर मोमेंटम वाली इक्वेशन भी पढ़ेंगे। एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन, तो यहाँ पे सिर्फ लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे रोटेशन इन्वॉल्व है, सिंपली आपका मोशन हो रहा है। कौन सा? वो भी ट्रांसलेशन। तो ये तीन चीजें डिस्कस करनी है, बहुत ही सिंपल है। जस्ट न्यूटन सेकंड लॉ लिखना है, न्यूमेरिकल डिस्कस करना है, वर्क एनर्जी के एक रिलेशन लिखना है, न्यूमेरिकल, इम्पल्स मोमेंटम एक रिलेशन, न्यूमेरिकल। हाँ, सिचुएशंस में आप कैसे उन फॉर्मुलेस को अप्लाई करते हो ये एक्चुअल में चीज आपको देखनी, और वो न्यूमेरिकल के साथ ही क्लियर होगा, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट में हम कल ही इसको डिस्कस करेंगे। जस्ट फॉर्मूला फिर देन न्यूमेरिकल्स, जो भी हमारे गेट में प्रीवियसली पूछे गए अभी तक, ठीक है। तो ये पार्ट हम इसको काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल वाला पार्ट हम इसको कल ही एंड कर भी लेंगे आराम से इजीली, ठीक है। चलो फिर देन इसको कल मिलते हैं, कल सेम टाइमिंग 8 o'clock, और ना 8 o'clock पे एग्जैक्ट आ जाया करो, है ना, तो सही रहेगा। तो उससे हम स्टार्ट करेंगे तो अप्रॉक्स 10 तक हम खत्म कर ही लेंगे, ठीक है। चलो फिर देन थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी जो सब्जेक्ट है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जैसा आपका थ्योरी ऑफ मशीन होगी। तो मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है काइनेटिक्स वाले। काइनेमेटिक्स जस्ट एक बेसिक कंसेप्ट टूल्स वाला टॉपिक है जो हमारा काइनेटिक्स में यूज होगा। बट एक्चुअल जो क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस, वो हमेशा काइनेटिक्स से ही आते हैं। तो काइनेटिक्स को मतलब स्किप मत करना, अगर आप गेट कैलकुलेशन करो तो काइनेटिक्स वाले पार्ट का आप स्किप नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे मैकेनिक्स में, ठीक है।
चलो फिर इसको एंड करते हैं, कल सेम एग्जैक्ट मॉर्निंग 8 AM पे ही मिलेंगे, ठीक, ओके।